नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉरलॉक ऑफ द मैगस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे एटलान यूनियन का लीडर और मैगस वर्ल्ड का रैंक 5 जेगना आपस में डील कर रहे थे। आज के चैप्टर 566 शैडोइंग में चलेगा डबल क्रॉस का एक ऐसा नया खेल जहां एक तरफ मैगस वर्ल्ड में जेगना एक खुफिया क्लोन प्लान तैयार करेगा और दूसरी तरफ कैपिटल टेल्सिस में हमारे एमसी लेलिन की शैडोइंग के दौरान एक ऐसा सडन टेररिस्ट अटैक होगा जो पूरे शहर को राख बनाने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फुल एपिसोड। यहाँ पर स्टोरी शुरू होती है मैगस वर्ल्ड से, जहाँ रैंक 5 जेगना अभी भी गुस्से में लाल पीला हो रखा है। उसका गुस्सा देखकर बाहर खड़े मॉर्निंग स्टार मैगस भी एकदम डर के मारे दूर भाग जाते हैं। तभी हवा में एक बेहद मीठी और चार्मिंग वॉइस औरत की आवाज़ गूंजती है। गुस्सा तो मैगस का सबसे बड़ा दुश्मन है जेगना, कहीं तुम भी तो उन ब्लड लाइन वॉरलॉक की तरह पागल तो नहीं हो गए ना। जेगना थोड़ा शांत होता है और एकदम चिल्लाकर कहता है, मैं एक दिन उन सभी किम्यून वॉरलॉक का नामो निशान मिटा दूंगा। वो औरत जेगना को समझाती है कि तुम चाहे जितने भी फिरासोर्स स्टोन यूज कर लो, जब तक तुम स्कारलेट आई को उसकी लावा वर्ल्ड से बाहर नहीं निकालते तुम उसे नहीं हरा सकते, क्योंकि वहाँ वर्ल्ड विल दुनिया का चेतना यानी स्कारलेट आई का साथ देगी और एक रैंक 5 रेडियंट मून भी वर्ल्ड विल के सामने कुछ नहीं है। सिर्फ रैंक 6 ब्रेकिंग डाउन एक्सपर्ट ही उसे मिटा सकते हैं। लेकिन तभी वो औरत अपना मास्टर प्लान बताती है, सेकेंडरी क्लोन टेक्निक, द सीक्रेट प्लान। वो औरत जेगना को कहती है कि अगर वो अपना एक सेकेंडरी क्लोन नकली शरीर बनाकर लावा वर्ल्ड में भेजेगा तो उसके दिमाग को इस तरह यहाँ पर साफ किया जा सकता है कि लावा वर्ल्ड की चेतना उसे दुश्मन नहीं मानेगी और इस तरह जेगना अपनी रैंक 5 की पूरी ताकत लावा वर्ल्ड के अंदर यूज कर पाएगा। जेगना को ये प्लान बिल्कुल सॉलिड लगता है। वो तुरंत अपने जुपिटर थंडर लाइटनिंग के सारे मैगस को ऑर्डर देता है, लावा वर्ल्ड का रास्ता तैयार करो। हम स्कारलेट आई के होली सोलर फेस्टिवल पर उसे एक ऐसा तोहफा देने वाले हैं जिसे वो जिंदगी भर याद रखेगा। अब कहानी वापस आता है लावा वर्ल्ड में। इंस्ट्रक्टर स्कीकर अब एटलान यूनियन के सेंट्रल एकदम आर्मी का जनरल बन चुका है। वो हमारे लेलिन और लोकी को लेकर सीधे मार्शल ऑफिसर डिपार्टमेंट मतलब महल के पर्सनल सिक्योरिटी फोर्स में आता है। स्कीकर कहता है, तुम दोनों एकदम खुशकिस्मत हो जो मैंने तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ, रिकमेंड किया है। अब तुम सीधे यूनियन हेड के अंडर काम करोगे। लेलिन और लोकी दोनों ऐसे एक्टिंग करते हैं जैसे उन्हें बहुत बड़ा ना सम्मान मिल गया हो, पर दोनों के दिल में खुफिया राज थे। स्कीकर जाते जाते लोकी को एक फेक स्माइल देता है, क्योंकि उसे पता चल चुका था कि लोकी एक स्पाई है। वहाँ उन्हें उनका नया बॉस मिलता है, बोवेंस। इसका नाम बोवेंस है, जो कि एक ब्लॉन्ड हेयर सुनहरे बालों वाला मिडल एज्ड बंदा था। लेलिन जैसे ही बोवेंस की ऑरा को चेक करता है, उसके आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। बोवेंस कोई आम बंदा नहीं था, बल्कि 10th लेवल ऑफ फायर प्लम्प पर पहुंच चुका हुआ एक असली स्टार रैंक्ड मॉर्निंग स्टार एक्सपर्ट था। लेकिन हमारे लेलिन जो है ना, उसके दिमाग में तो कुछ और ही ना चल रहा था। एआई चिप नोटिफिकेशन बिप 10th लेवल फायर प्लम्प और कीमियन पुपिल की फ्यूजन सिमुलेशन 50% कंप्लीट हो चुकी है। लेलिन दिल में हंसता है और सोचता है कि बस थोड़ा सा इंतज़ार और, जैसे ही मेरी मॉडिफाई की हुई फायर प्लम्प तैयार होगी, मैं देखना चाहता हूँ कि मैं इन असली एक्सपर्ट के सामने कैसा परफॉर्म करता हूँ। बोवेंस को ना बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसका नया सबऑर्डिनेट मतलब लेलिन उस पर ही रिसर्च करके अपना प्लान बना रहा है। बोवेंस उन्हें नाइट पेट्रोल रात की गश्त की ड्यूटी पर लेके जाता है। रात होते ही लेलिन अपना अकेला बेडरूम में बैठकर पूरी सिचुएशन को एनालाइज करता है। वो सोचता है कि इसकी अगर हमें अपना सबसे खास आदमी मानता था तो वो सेंट्रल आर्मी में जाते वक्त हमें अपने साथ क्यों नहीं ले गया। हम दोनों को इस महल के अंदर बॉडीगार्ड बनाकर क्यों रख दिया। इसका मतलब साफ है, कोई एक एक्सपोज हो चुका है। लेलिन को खुद पर पूरा भरोसा था।
इसलिए वो समझ जाता है कि लोकी का राज खुल चुका है। एटलान यूनियन ने लोकी को यहाँ एक बेट चारा बनाकर रखा है ताकि उसके पीछे की पूरी ऑर्गेनाइजेशन जुपिटर लाइटनिंग को एक साथ दफना सके। तभी लेलिन एक हाथ की रिंग से एक लाल लाइट चमकती है। लेलिन टेबल पर एक पीली पर्ची एकदम मैप उठाता है। उस मैप पर एक छोटा सा ब्लैक डॉट स्लोली मूव कर रहा था। वो लोकी था जो चुपके से अपने रूम से बाहर निकलकर जासूसी कर रहा था। लोकी के हाथ में एक ब्लैक पियल काला मोती था जो महल के स्कैनिंग सिस्टम को बाईपास कर रहा था। लेलिन एक सातिर मुस्कान के साथ अपने बेड पर एक शैडो पपेट परछाई का पुतला छोड़ता है और खुद एक पतली काली स्ट्रिंग परछाई बनकर अंधेरे में लोकी के पीछे निकल जाता है। लेलिन अपनी एआई चिप की मदद से सारा ट्रैप अवॉइड करता है। रास्ते में लेलिन को एक और शौक लगता है। लोकी के पीछे एक और खुफिया एक्सपर्ट चल रहा था, यानी एटलान यूनियन के लोग पहले से लोकी पर नज़र रखे हुए थे। लेलिन सोचता है, ये साला लोकी तो बिल्कुल मरने वाला काम कर रहा है, मुझे जल्दी से रूम में वापस जाना चाहिए। लेकिन जैसे ही लेलिन वापस मुड़ने लगता है ना, तभी आकाश में से एक ऐसा भयानक एनर्जी वेव्स का ब्लास्ट होता है जिसे लेलिन का कदम वहीं रुक जाते हैं। वो आसमान की तरफ देखता है। ये कोई नॉर्मल मैगोस आर्केनाट नहीं थी, बल्कि हजारों फायर एलिमेंटल स्पेल फॉर्मेशन का एक डेंजरस कॉम्बिनेशन था। आसमान में एक बहुत बड़ा स्कारलेट ब्लास्ट होता है और पूरे कैपिटल टेलिसिस पर लावा रेन, पिघले हुए लावा की बारिश होने लगती है। भाई साहब, पिघले हुए लावा की बारिश। हवा में एक अजीब और खौफनाक आवाज़ गूंजती है। तुम लोग कितने लोगों को बचा पाओगे? यह लावा का एक एक मतलब ड्रॉप हजारों डिग्री गर्म था। अगर ये ज़मीन पर गिरा तो पूरा शहर टेलिसिस राख बन जाएगा और यूनियन हेड का पूरा होली सोलर फेस्टिवल एक मजाक बनकर रह जाएगा। तभी शहर के चारों तरफ से स्टार रैंक एक्सपर्ट चिल्ला उठते हैं, तुम्हारी ये हिम्मत! और महल से बड़े बड़े एनर्जी के पिलर्स आसमान में शूट होते हैं जो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टिव शील्ड बना देते हैं। पर वो लावा रेन इतनी जोरदार थी कि वो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रही थी। लेलिन समझ जाता है कि अब एटलान यूनियन के सबसे बड़े बाप को खुद फील्ड में आना पड़ेगा। और तभी यहाँ पर महल के सबसे गहरे हिस्से से एक बेहद जाइंट और लाल आँख से लिपटा हुआ मैजेस्टिक फायर फिनिक्स आकाश में उड़ता है। उसकी एक ही विसल से पूरा आसमान कांप उठता है। स्कारलेट आई ने अब अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया था। जाइंट परिंदा यानी यूनियन हेड स्कारलेट आई अपने आँख से लिपटे हुए भयानक पंखों को पूरे टेलिसिस शहर में फैला देता है। लावा के हजारों डिग्री गर्म ड्रॉप्स जैसे ही उसके पंखों पर गिरते हैं, वो सारी एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है और पूरा शहर बाल बाल बच जाता है। लेलिन ये सब देखकर समझ जाता है कि एम्बर विंग मॉर्निंग स्टार का सिस्टम बिल्कुल एंशियंट वॉरलॉक जैसा है, जिनकी बॉडीज में फायर फिनिक्स का ब्लड लाइन छिपा है। लेलिन की आंखों में लालच आ जाती है। भाई, ये ब्लड लाइन तो कमाल की है। प्लान शुरू होने से पहले मुझे कैसे भी करके एक एमोरिंग मॉर्निंग स्टार का ब्लड लाइन सैंपल चाहिए, और अगर वो खुद स्कारलेट आई का हो तो मज़ा ही आ जाएगा। तभी आसमान में पूरे 100 मीटर लंबे जाइंट फायर एलिमेंट आग और पत्थर से बना हुआ फ्लैश का मॉन्स्टर सामने आता है। ये मॉन्स्टर डिवाइन फ्लेम एम्पायर के एकदम आक्रमी थे। स्कारलेट आई गुस्से में चिल्लाता है, तुम साले टेथ ग्रैंड कैनियन की हार नहीं भूले, और वो अपने पंखों में एक एक ही न झटके में उन सारे जाइंट को हवा में उड़ा देता है। लेलिन समझ जाता है कि शहर पर ये अटैक सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था ताकि यूनियन हेड को बाहर लालच कर लाया जा सके, और महल के अंदर असली खेल चल रहा है। यहाँ ना महल के अंदर हमारा स्पाई लोकी इस डिस्ट्रैक्शन का पूरा फ़ायदा उठाता है। वो एक खुफिया खाली ज़मीन पर रुकता है और अपने पास एक मेटेलिक एकदम निकालता है। एकदम क्या निकालता है भाई, ये चकती ऐसा कुछ निकालता है जिसका नाम था गाया डिक्स, चकती शक्ति पाठ। इस डिक्स पर न डिक्स जैसा कुछ है, अजीब रूइंस बने थे जो एक वर्टिकल पुपिल खड़ी आँख की तरह दिखते थे। यह चिप तुरंत कंफर्म करता है कि ये उस लेजेंडरी गाया डिक्स की रेप्लिका है
जो जमीन को फाड़ सकती है। लोकी जैसे ही उसे जमीन पर रखता है, महल की मिट्टी किसी पानी की तरह फट जाती है और नीचे एक गहरा अंधेरा खुफिया टनल खुल जाता है। लोकी बहुत खुश होता है कि वो महल के सबसे कमजोर डिफेंस जोन में इंटर कर गया। लेकिन वो अकेला नहीं था, रियल लेलिन उसके पीछे पीछे जा रहा था। पर तभी लेलिन नोटिस करता है कि उन दोनों के पीछे उनका नया सुनहरे बालों वाला बॉस बोवेंस भी चुपके से शैडोइंग पीछा कर रहा है। लेलिन समझ जाता है कि लोकी सीधे मौत के कुएं में जा रहा है। दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर स्कीकर अचानक चेक करने के लिए लेलिन के रूम में इंटर कर जाता है, लेकिन वहां बैठा था लेलिन का शैडो पपेट, परछाई का पुतला। एआई चिप की परफेक्ट एक्टिंग की वजह से पपेट ने ऐसा दिखावा किया जैसे वो गहरी नींद में था और बाहर के ब्लास्ट से एकदम डर कर बोला, सर जब बड़े बड़े बॉस बाहर हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो सो रहा था, मैं सो रहा हूँ। स्पीकर को लगता है ना कि लेलिन बिल्कुल एकदम सेफ और यहाँ पर ना बड़बोला है और उसका शक दूर हो जाता है। उधर अंडरग्राउंड टनल के सबसे आखिरी हिस्से में लोकी एक लाल रिंग की डिफेंस मेम्ब्रेन सुरक्षा कवच के सामने पहुंचता है। लोकी पागलपन में अक्सर आकर उस बैरियर पर अपनी आँख से अटैक कर देता है, लेकिन जैसे ही वो अटैक करता है उस सिक्योरिटी बैरियर से एक भयानक काउंटर शॉकवेव निकलता है जो सीधे लोकी के शरीर से टकरा जाती है। और तभी जो होता है उसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। काउंटर शॉक से लोकी की ह्यूमन स्किन, इंसानी चमड़ी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और उसके अंदर से निकलता है उसका असली रूप, एक पूरा 2 मीटर लंबा जाइंट फायर एलिमेंट मॉन्स्टर जो आग और खौलते हुए एकदम चट्टान से बना था। और उसकी ताकत सीधे मैगस वर्ल्ड के पीक रैंक 3 स्काई रैंक के बराबर थी। लोकी कोई इंसानी स्पाई नहीं था, वो तो डिवाइन फ्लेम एम्पायर का भेजा हुआ एक आग का डेमोन था जो जुपिटर लाइटनिंग के साथ मिलकर यहाँ आया था। अपने असली रूप में आकर लोकी अपने शरीर से एक सुनहरी आग निकालता है और उस सिक्योरिटी शील्ड में एक छोटा सा छेद करके महल के सबसे खुफिया सेंट्रल चैम्बर में इंटर कर जाता है। चैम्बर के बीच में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स और रिफाइंड स्पेल फॉर्मेशन था जिसके सेंटर में एक हल्की लाल रोशनी चमक रही थी। लेलिन जैसे ही उसकी ऑरा को चेक करता है, एआई चिप एक शॉकिंग डाटा देता है, वार्निंग, ये कोई स्टोन नहीं है, ये फिरासोर्स एनर्जी से बनी हुई एक लिविंग क्रिएचर, जीवित प्राणी है। लोकी खुशी से पागल होकर एक बड़ी सी काली चाबी निकालता है और उस क्रिएचर को चुराने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी जिंग यहाँ पर उसकी पीठ के एकदम ना पीछे एक रोशनी का नया बैरियर गिर जाता है और लोकी वहीं ट्रैप हो जाता है। अंधेरे से हंसता हुआ बाहर निकलता है मॉर्निंग स्टार बॉस बावेंस। बावेंस ताना मारते हुए कहता है, लीडर को तो बहुत पहले से पता था कि तुम एक बहरूपीय हो, तुम्हें तो बस यहाँ तक पहुँचाने का चारा बनाया गया था। बोवेंस अपनी मॉर्निंग स्टार ताकत से आग की रस्सी बनाता है और रैंक 3 लोकी को बिना किसी मेहनत के वहीं अरेस्ट कर लेता है। लोकी शौक में रह जाता है कि उसकी पूरी मेहनत पर पानी फिर गया। लेलिन चुपके से अंधेरे में खड़ा होकर उस इनर मेम्ब्रेन्स को स्कैन करता है जहां ए चिप बताता है कि इस खुफिया क्रिएचर तक पहुंचने के लिए लेवल 10 फायर प्लम का ऑरा चाहिए। लेलिन तुरंत वहां से निकलकर अपने रूम में आता है और अपने शैडो पपेट को एब्जॉर्ब कर लेता है। वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर वो लाल रोशनी वाली लिविंग क्रिएचर क्या चीज़ है और एटलान यूनियन उसे क्या छिपा रही है। लोकी के यहाँ पर ना पकड़े जाने के बाद ना लेलिन बिना कोई देरी किए तुरंत अपने ड्यूक साथी गिलबर्ट और एमा को सीक्रेट मैसेज भेजता है। मतलब पासा पलट चुका है, मोबियस ऑर्गेनाइजेशन और डिवाइन फ्लेम एम्पायर आपस में मिले हुए हैं, बी केयरफुल, वेरी वेरी केयरफुल। अगली सुबह लेलिन बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करते हुए इंस्ट्रक्टर स्कीकर के पास जाता है और पूछता है, सर लोकी कहाँ है, 2-3 दिन से दिखा नहीं। स्कीकर का चेहरा अचानक से झटका खाता है। वो थोड़ा रुक कर झूठ बोलता है, वो एक टॉप सीक्रेट मिशन पर बाहर गया है। लेलिन समझ जाता है कि गेम चल रहा है, अंदर कुछ तो गेम चल रहा है। वो आगे पूछता है कि उस रात का क्या हुआ। स्कीकर गर्व से बताता है कि यूनियन हेड ने डिवाइन फ्लेम एम्पायर को
2 स्टार रैंक मास्टर को धूल चटा दी और एक को तो ना बंदी भी बना लिया है। लेकिन ये सुनकर लेलिन का दिल बैठ जाता है। डिवाइन फ्लेम एम्पायर इतना बड़ा नुकसान एकदम चुपचाप नहीं सहेगी। वो समझ जाता है कि इस होली सोलार डे पर हर तरफ से आक्रमण होने वाला है। डिवाइन फ्लेम एम्पायर, जुपिटर थंडर और उनका अपना ओरोब्रोस क्लैन सब यहाँ तबाही मचाने आने वाले हैं। यहाँ पर कीमियोन ब्लड लाइन का असर देखो। इसी टेंशन के बीच लेलिन के अंदर बैठा जाइंट कीमियोन सरपेंट का ब्लड लाइन अनस्टेबल होने लगता है। वॉरलॉक बनने का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट यही दिखाता है कि लेलिन के दिमाग में सब कुछ तबाह करने के लिए एकदम काटने मारने और आग लगाने के वायलेंट थॉट, हिंसक विचार आने लगते हैं। मतलब हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था ना, वो लेवल 4 मतलब रैंक 4 तक ही अपना जो है ना वो एंगर इशू, जो ब्लड लाइन का गुस्सा है, वो सब कंट्रोल कर पाता है। अब ये रैंक 4 तो बन चुका है, तो अब इसको तो लगने वाले हैं। अब वो जो था ना, वो क्या बोलते हैं, हमने ट्वाइलाइट जोन में उसका जो मेमोरेंस देखा था, उसके कंट्रोल से दूर जा चुका है। अब इसको एक नया डिडक्शन करके नया स्पेल या कुछ ऐसा लगाना होगा शरीर पर जिससे इसका गुस्सा कंट्रोल में रहे। पर लेलिन अपने दिमाग को काबू करने की पूरी कोशिश करता है और देखते ही देखते वो दिन आ जाता है जिसका सबको इंतज़ार था, द होली सोलार डे। पूरा टाइलेसेस शहर एकदम रोशनियों से नहाता हुआ उठता है। आसमान में फायरवर्क और पटाखे फूट रहे हैं चारों तरफ। यहाँ पर एकदम क्या बोलते हैं वो बलून वगैरह ऐसा ही कुछ उड़ रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग और बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट के नेता यहाँ इकट्ठा हुए हैं। लेकिन इस भीड़ का फ़ायदा उठाकर दुश्मन शहर के जो लोग हैं अंदर घुस चुके हैं। गिलबर्ट और एमा से मिलकर एकदम मिली खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक मोबियस ऑर्गेनाइजेशन और ट्री सरपेंट सेक्ट का बड़े बड़े इलाइट गुंडेज एकदम चुपके से शहर में इंटर कर चुके हैं और वो हर तरफ एकदम गुंडागर्दी और कियोस मचा रहे हैं। सिक्योरिटी इतनी टाइट होने के बाद भी यहाँ पर काम एकदम कम पड़ रही थी। यहाँ तक कि लेलिन जैसे बड़े मिलिट्री ऑफिसर को भी सड़क पर आकर लॉ और एंड ऑर्डर संभालना पड़ रहा था। यहाँ पर माहौल के अंदर यूनियन हेड स्कारलेट आई अपनी ग्रैंड सूट में तैयार हो रहा है। उसके यहाँ पर सेक्रेटरीज शेड्यूल पढ़ रहे हैं। स्कारलेट आए अपने बेटे स्कीकर को कहता है, आज तुम मेरे साथ रहोगे। स्कीकर बेचारा इमोशनल हो जाता है। लेलिन दूर खड़ा सोचता है, भाई इन नेताओं की पर्सनल लाइफ भी क्या अजीब है। असली कोई वारिस नहीं है तो अपने नाजायज बेटे को ही अगला लीडर बनाने की तैयारी चल रही है। लेलिन का असली प्लान ना ये था कि वो चाहता था कि जब सब लोग फेस्टिवल में बाहर जाएं तो वो अकेले माहौल में रुककर उस सीक्रेट लिविंग फिरासोर्स क्रिएचर को चुरा ले। लेकिन तभी उसका नया सुनहरे बाल वाला बॉस, खड़ूस बॉस बोवेंस आता है और लेलिन को देखते ही कमांड देता है, लेलिन तुम भी हमारे साथ फील्ड में चलोगे। अब यहाँ पर लेलिन का पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाता है। वो दिल में बोवेंस को हजारों गालियाँ देता है। बोवेंस को ना जाने मतलब क्यों लेलिन से न जलन थी और वो उसे परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहा था। लेलिन ऐसे एक्टिंग करता है जैसे वो बहुत खुश है, पर वो दिल में कसम खाता है, बेटा बोवेंस तुम बस आज मेरे सामने अकेले मत आना, वरना वहीं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। लेकिन लेलिन अब अपने प्लान बी पर आता है। उसने प्लान बी भी बना के रखा है, क्या पता CDEF सब बना के रखा हो। वो सोचता है कि अगर बाहर कोई लफड़ा हुआ तो वो तुरंत गिलबर्ट और एमा के साथ जुड़ जाएगा और तीनों मॉर्निंग स्टार वॉरलॉक मिलकर मैगस वर्ल्ड वापस भाग जाएंगे। स्कारलेट आई उनका पीछा मैगस वर्ल्ड तक तो बिल्कुल नहीं करेगा। फ्लीट एकदम फील्ड में पहुंचते ही एकदम बड़े पार्लियामेंट प्लाजा में जहां बोरिंग भाषण चलने के बाद सबसे डेंजरस मोमेंट आता है डिवाइन फ्लेम एम्पायर के एकदम दूत स्वागत का। बूम! जमीन में ऐसे एकदम न कांपने लगती है जमीन जो है, जैसे कोई भयानक भूकंप अर्थक्वेक आया हो। दूर से हजारों की ताकत में फायर एलिमेंट और आग के अजीबो गरीब जानवर आते दिखते हैं। उनका शरीर खौलते हुए लावा से बना था और उनका टेम्परेचर इतना हाई था कि वो जमीन पर 2 लंबे काले जलने के निशान
छोड़ते हुए आगे बढ़ रहे थे। पूरे प्लाजा के टेम्परेचर अचानक से बढ़ने लगता है। खैर, एम्बरिंग खुद फायर प्लम्ब सीखते हैं, इसलिए वो इस गर्मी को झेल लेते हैं। यहाँ लेलिन एक बहुत बड़ी बात नोटिस करता है, जो मैगस वर्ल्ड और लावा वर्ल्ड के बीच का सबसे बड़ा डिफरेंस है। यहाँ पर न जो है ना मैगस वर्ल्ड लावा वर्ल्ड, यहाँ पर मैगस वर्ल्ड में मैगस होते हैं, लावा वर्ल्ड में एम्बर विंग होते हैं, और नेचर रिसोर्स साइंटिस्ट, फ्रंट लाइन नाइट वॉरियर सब कंट्रोल छुपकर एकदम पर्दे के पीछे देश चलाते हैं। दोनों जगह पर खुद सामने आकर गद्दी पर बैठते हैं। मतलब जो मैगस वर्ल्ड में है वो लोग एकदम छुपकर पर्दे के पीछे से देश चलाते हैं, और ये जो लावा वर्ल्ड है यहाँ पर खुद सामने आकर गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ पर फोकस ये है कि मैगस एक्सपेरिमेंट और मेडिटेशन एकदम वो लोग छुप कर करते हैं। पावर और सेकुलर बेनिफिट का लालच का एकदम उनके अंदर होता है। लेनिन को ये बोरिंग पॉलिटिकल फंक्शन बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो सोच रहा था कि इससे अच्छा तो वो अपनी लैब में कोई नया केमिकल टेस्ट कर लेता या मेडिटेशन कर लेता। लेकिन तभी प्लाजा में डिप्लोमेटिक फॉर्मल टॉक्स शुरू होती हैं, और हर तरफ एक अजीब सा तनाव टेंशन फैल जाता है। सबको पता था ब्लास्ट बस होने ही वाला है। और यहाँ पर प्लाजा में चल ही रहा था कि बोरिंग फंक्शन अचानक न सन्नाटा खींच लेता, एकदम सन्नाटे में चला जाता है। डिवाइन एम्पायर के एनबॉय मतलब दूत, इसका नाम साका है, सामने आता है। वो साका कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि 100 फीट से भी बड़ा, ज़्यादा बड़ा, ओवर 10 मीटर टॉल एक भयानक आग का दानव था। वो सीधे यूनियन हेड स्कारलेट आई के सामने खड़ा होता है और पूरी भीड़ के सामने चिल्ला कर कहता है, हमारा साम्राज्य स्कारलेट आई की एकदम कड़े शब्दों में निंदा करता है। तुमने हमारे बंदे को बिना किसी वजह के मारा है। तुम्हें माफ़ी मांगनी होगी और अपना एकदम इस्तीफ़ा रिजाइन देना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फेस्टिवल हमारे बीच एक भयानक वॉर की शुरुआत बनेगी। साका की ये बात सुनते ही पूरे प्लाजा में हल्ला मच जाता है। लेनिन की आंखें भी छोटी हो जाती हैं। उसने कभी नहीं सोचा था कि ये लोग खुलेआम युद्ध का ऐलान करने आए हैं। स्कारलेट आई का गुस्सा एकदम ना दिलाकर माफ़ी मंगवाना नामुमकिन था उसे। स्कीकर और बोवेंस गुस्से में लाल होकर अपनी स्टार रैंक ताकत रिलीज करते हैं और मिलिट्री के जवानों को उन्हें घेरने का ऑर्डर देते हैं। लेकिन तभी रंबल, पूरी धरती ऐसे कांपने लगती है जैसे जमीन पानी पर तैर रहा हो। टाइलस सिटी के नीचे से बड़े बड़े क्रैक्स, दरारें फटने लगते हैं, और उसमें से खौलते हुए एकदम पिघली लावा बाहर आने लगती है। जमीन के नीचे से एक इतना बड़ा आग का हाथ निकलता है जो पूरे आसमान को घेर सकता है। स्कारलेट आई का चेहरा पहली बार बेहद गंभीर हो जाता है, और उसके मुंह में से निकलता है जो स्कारलेट आई है ना, रैंक 5 का मैगस जो है, वो बोलता है आर्चिबाल्ड, मतलब आर्चिबाल्ड किसी का नाम है। हालांकि ज़मीन से निकलने वाली वो एनर्जी पूरे रैंक 5 पावर की थी। डिवाइन फ्लेम एम्पायर का एम्परर आर्चिबाल्ड खुद अटैक करने पहुंच गया था। एम्परर आर्चिबाल्ड एक रैंक 5 दबदबे सप्रेशन, वहां खड़े सारे नॉर्मल को लोग और अमीर जो जमींदार डर के मारे कांपने लगते हैं। अगर उस जाइंट हाथ का अटैक कामयाब हो जाता तो टाइलस सिटी ज़मीन में धंस जाती और सारे बड़े वीआईपी वहीं मर जाते। स्कारलेट आई के पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसको आसमान में एक भयानक चीख गूंजती है, और स्कारलेट आई जो है ना अपने असली जाइंट फायर फिनिक्स का रूप में बदल जाता है। उसके लाल पंख जाइंट हाथ से टकराते हैं। बूम! एक ऐसा एनर्जी का ब्लास्ट होता है जिससे सबकी आंखें के सामने अंधेरा छा जाता है। दोनों बड़े रैंक 5 के बाप एक दूसरे के साथ लड़ते हुए दूर आसमान में चले जाते हैं। बाहर प्लाजा में अब एक पूरी तबाही वाली जंग शुरू हो जाती है। एटलान यूनियन के अमीर लोग, नोबिलिटी जो कम से कम लेवल 8 फायर प्लम्प स्काई रैंक के एक्सपर्ट थे, वो डिवाइन फ्लेम एम्पायर के स्टार रैंक फायर एलिमेंटल से भिड़ जाते हैं। हर तरफ लावा और ब्लास्ट हो रहे थे। हमारा सातिर लेनिन इस सारे बवाल का फ़ायदा उठाकर
चुपके से दिस के एकदम फाउंडर की एक बहुत बड़ी स्टैचू के नीचे छुप जाता है। वहाँ उसे ड्यूक गिलवर्ट का सीक्रेट मैसेज जो है आता है। लेलिन, अब हमें क्या करना चाहिए? लेलिन शांति से जवाब देता है, बस तमाशा देखो, अभी मूव मत करना। अभी तक सिर्फ डिवाइन फ्लेम एम्पायर के लोग सामने आए हैं, पर मोबियस ऑर्गेनाइजेशन और जुपिटर लाइटिंग अभी तक छुपा हुआ है। स्कारलेट आई इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसने ज़रूर कोई बैकअप प्लान बनाया होगा। लेकिन जब लेलिन स्टैचू के पीछे छुपा था, तभी उसकी एआई चिप पर एक नोटिफिकेशन चमकता है। फायर प्लम की कॉन्सेप्ट और उसके मॉर्निंग स्टार पॉइंट मास का फ्यूजन प्रोग्रेस अब 99.9 पर पहुंच चुका है। बस एक आखिरी झटका बाकी था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट आता है। लेलिन एक मैगस है और उसके पास डार्कनेस एलिमेंट की बेहद हैवी पावर है। इसी वजह से जो नए मॉडिफाइड फायर प्लम्प एनर्जी उसके अंदर बन रही थी, वो लाल रंग की नहीं बल्कि पिच ब्लैक, बिल्कुल काली और शैतानी रंग में बदल रही थी। लेलिन का मॉर्निंग स्टार पॉइंट मास उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके और रिच और सिनिस्टर बना रहा था। तभी वहाँ वही होता है जिसका डर था। गुस्से में लाल खड़ूस बॉस बावेंस अचानक लेलिन को देख लेता है। वो चिल्लाता है, ले, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जंग से भागने की कोशिश कर रहे हो क्या? एकदम भगोड़े बनोगे। लेलिन को अब बहुत गुस्सा आ जाता है। वो सोचता है, साला, ये साला बावेंस मेरे पीछे ही पड़ गया है, अब इसको मारना पक्का है। लेलिन बिना कोई ना एकदम चप किए सीधा अपने शरीर से पीक रैंक फायर प्लम की ओरा को ब्लास्ट करता है, जो किसी टूटे हुए तारे मिट्योर की तरह यहाँ पर आसमान में चमक उठती है। बॉवेंस को अब अंदाज़ा लगने वाला है कि उसने किसी गलत आदमी से पंगा ले लिया है। कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जब सीन शिफ्ट होता है प्लाजा से थोड़ा दूर एक सुनसान बिल्डिंग में। उस बिल्डिंग के अंदर का नज़ारा बेहद खौफनाक था। पूरी दीवारें ताज़ा खून से सनी हुई थी और उन पर अजीब लाल रंग के स्पेल फॉर्मेशन जादू के निशान चमक रहे थे। वहाँ कुछ काले कपड़े पहने मोबियस ऑर्गेनाइजेशन के रोब्ड गुंडे खड़े थे। बाहर प्लाजा में चल रही जंग में जो आम लोग कॉमनर लावा से जलकर राख होते हैं, उनकी चीखें और उनका खून इस बिल्डिंग के स्पेल को एक्टिवेट कर रहा था। एक बुड्ढा गुंडा जिसकी आवाज़ बिल्कुल उल्लू जैसी थी, वो शैतानी हंसी के साथ कहता है, हमसे नफरत करो। क्या बोल रहा है ये? हमसे नफरत करो, हाँ, चिल्लाओ। ये नफरत और ताज़ा खून से भरी 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 आत्माओं की सोल्स ही हमारे स्पेल फॉर्मेशन का सबसे बड़ा खाना नरिशमेंट है। हमारी मोबियस ऑर्गेनाइजेशन हमेशा बराबरी का सौदा करती है। वो बुड्ढा अपने हाथ में पहने एक डार्क ग्रीन मेटल को ब्रासलेट को टच करता है और पूछता है कि वहाँ का सेटअप कैसा है। दूसरी तरफ से एक आवाज़ आती है, फ्लैश और ब्लड तो पूरा जमा हो चुका है, पर नफरत से भरी आत्माएं थोड़ी कम हैं। अभी तक चार्जिंग सिर्फ 80% हुई है। बुड्ढा गुंडा कोल्ड वॉइस में हंसता है और कहता है कि इतना बहुत है। मेरा ऑर्डर पर अभी इसी वक्त स्पेल को शुरू करो। मोबियस ऑर्गेनाइजेशन पूरे शहर की आत्माओं की बलि देकर एक बेहद खतरनाक चीज को बुलाने वाला है। प्लाजा में न चल रही तवाई के बीच उस सुनसान बिल्डिंग में बैठा मोबियस ऑर्गेनाइजेशन का सातिर बुड्ढा अपने डार्क ग्रीन मेटल ब्रासलेट पर ऑर्डर भेजता है। एग्रीव्ड सोल मतलब तड़पती आत्माओं का एक्सट्रेशन शुरू करो, कुर्बानी को चालू किया जाए। उसके ऑर्डर देते ही बाहर का नज़ारा बिल्कुल जहन्नुम जैसा बन जाता है। पूरे टाइलेसिस सिटी में जितने भी स्टार रैंक्ड एक्सपर्ट थे, उनके दिल में एक अजीब सा डर बैठ जाता है। लेलिन, गिलवर्ट और एमा तुरंत इस एनर्जी को पहचान जाते हैं। ये कोई नॉर्मल अटैक नहीं था, बल्कि मैगस वर्ल्ड का एक बेहद शातिर अनडेड एलिमेंट स्पेल फॉर्मेशन था, जो तड़पती हुई आत्माओं की ताकत पर चलता है। क्योंकि प्लाजा में होली सोलार डे की वजह से लाखों आम लोग, नेता और टूरिस्ट भरे हुए थे। मॉर्निंग स्टार की आसपास की लड़ाई में उन सब के परखच्चे उड़ चुके थे। चारों तरफ बिछी हुई एकदम लाशें और बैठा हुआ खून की अनडेड स्पेल के लिए सब कुछ बेहतरीन फ्यूल बन जाता है। नेता और अमीर लोग सिर्फ अपने जान बचा रहे थे।
आम जनता की फिक्र किसी को नहीं थी। अब आते हैं हमारे सातिर मेन कैरेक्टर लेलिन पर। हर तरफ मौत का नज़ारा है, पर लेलिन यहाँ भी अपने इलाइट लेवल की एक्टिंग चालू रखता है। वो एक 2 मंजिला ऊंचे 2 मुंह वाले फायर एलिमेंट हाउंड से लड़ने का नाटक कर रहा है, जिसके शरीर पर बड़े बड़े स्टील के स्पाइक्स लगे हैं। लेलिन अपनी ताकत को छुपाते हुए ऐसे बिहेव करता है जैसे उसे इस रैंक 3 के जानवर से लड़ने में बहुत ट्रबल हो रही है। उसके साथ देने के लिए गिलवर्ट और एमा भी आकर एक फेक टीम बना लेते हैं ताकि भीड़ में उन पर कोई शक ना करे। लेकिन दोस्तों, वो खड़ूस बॉस बॉवेंस अभी भी लेलिन के पीछे हाथ धोकर पड़ा है। इतने बवाल में भी वो स्कीकर के कान भरता है। स्कीकर, उस ले को देखो, उसके साथ खड़े अर्ल्ड और विस्काउंट पहले से ही हमारी सस्पेक्ट लिस्ट में हैं। लोकी ने भी कहा था कि ये लोग सस्पिशियस हैं, पर स्कीकर बेचारा खुद डर के मारे एकदम हेडेक से परेशान था। उसे इस वक्त लेलिन की नहीं बल्कि अपने पापा स्कारलेट आई की चिंता थी, जो रैंक 5 एम्परर से लड़ रहा था। वो बोवेंस को कहता है, मुझे सोचने दो, अभी इन सब का टाइम नहीं है। तभी जमीन से एक डार्क ग्रीन रंग की रोशनियां निकलने लगती हैं और आसमान में मोबियस ऑर्गेनाइजेशन का खौफनाक सिंबल बन जाता है। ये ग्रीन लाइट जिस भी एम्बोरिंग नोबल को टच करती है, उसका शरीर बिल्कुल सोख कर एकदम कंकाल बन जाता। उसका फ्लैश और ब्लड सेकंड में चूस लिया जाता। लेवल 9 के एक्सपर्ट भी इस स्पेल के आगे बेबस हो रहे थे। ये देखकर टाइलस सिटी का गैरिसन हेड मतलब सुरक्षा प्रमुख आगे आता है। लंबे चांदी जैसे सिल्वर बाल, हैंडसम चेहरा और गुस्से में लाल। वो चिल्लाता है, मोबियस के चूहों, तुम्हें क्या लगा हमारे हेडक्वार्टर को तबाह करने के बाद भी तुम गटर में छिपकर बच जाओगे? वो अपनी ना स्टार रैंक ताकत को ब्लास्ट करता है और एक लाल मीटियोर की तरह उस ग्रीन लाइट को तोड़ने के लिए आसमान में उड़ता है। लेकिन अगला ही सीन बिल्कुल होश उड़ा देने वाला है। आसमान में एक या दो नहीं बल्कि पूरे 7 ब्लैक रोब्ड मॉर्निंग स्टार मैगोस प्रकट हो जाते हैं। गैरिसन हेड का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। इंटेल के मुताबिक मोबियस एक छोटी संस्था थी, पर यहाँ तो उन्होंने 7 स्टार रैंक उतार दिए थे। इन 7 मैगोस ने मिलकर अपने मॉर्निंग स्टार डोमेन को एक साथ जोड़ दिया और पूरे आसमान को घेर कर एक अलग ही स्पेस बना दिया ताकि बाहर से कोई मदद ना आ सके। वो लोग इस दुनिया के रूल्स के हिसाब से रैंक 4 कॉम्बिनेशन स्पेल लॉन्च करते हैं। रैंक 4 स्पेल बाइंडिंग फोर्स फील्ड। गैरिसन हेड का शरीर ऐसे जम जाता है जैसे वो किसी ठोस पत्थर के अंदर दब गया हो। उसका हिलना भी नामुमकिन होता है। रैंक 4 स्पेल 5 यहाँ पर ना एक ऐसी भयानक और चुभने वाली चीख गूंजती है जो उसके देखने के बाद भी सुनने और समझने की सारी शक्तियाँ एकदम जीरो कर देता है। इसके बाद बीच में खड़ा मैगोस कोल्ड वॉइस में फैसला सुनाता है, मोबियस के नाम पर मैं तुम्हें मौत देता हूँ। और बूम, एक जोरदार ब्लास्ट होता है और उस सिल्वर हेड गैरिसन हेड का ना तो ऑरा बचती है, ना उसकी सोल, ना कुछ, राख बन जाता है वो। उसके बावजूद हमेशा के लिए मिट जाता है वो, जिससे उसके दोबारा जिंदा होने का कोई चांस नहीं बचा। 7 मॉर्निंग स्टार के कॉम्बिनेशन अटैक ने एक स्टार रैंक्ड एक्सपर्ट को एक ही झटके में धूल चटा दिया। होली सोलर डे के पावन मौके पर एक स्टार रैंक क्लांसमैन की ऐसी बेइज्जती वाली मौत देखकर सारे एम्बोरिंग सदमे में चले जाते हैं। उन्हें लगता है कि जैसे वो कोई बुरा सपना देख रहे हैं। इसी का फायदा उठाकर डिवाइन फ्लेम एम्पायर के फायर एलिमेंट बड़े बड़े लावा जाइंट में बदल जाते हैं और शहर को तहस नहस करने लगते हैं। हालांकि एम्बरविंग गिनती में ज़्यादा थे, पर मॉर्निंग स्टार एक्सपर्ट के आगे गिनती कोई मायने नहीं रखती। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि जुपिटर लाइटनिंग के ये 7 मैगोस वाटर और आइस एलिमेंट स्पेल यूज कर रहे थे, जो आग के लोगों को एम्बरविंग के लिए उनका सबसे बड़ा वीकनेस काउंटर अटैक था। पूरे टाइलेसिस सिटी खून, आग और बर्फ का एक ऐसा दलदल बन जाता है जहां हर तरफ से सिर्फ रोने और चीखने की आवाज़ आ रही थी। और यहाँ पर जश्न के सारे बैनर्स जलकर राख हो चुके थे।
स्पीकर गुस्से में एकदम बेबस, एकदम मरण अपने ना क्या बोले, वो तो ना एकदम बेबस हो चुका था। वो अपना नाखून अपनी ही खाल में ना धंसा लेता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। लेकिन सिचुएशन इतनी खराब थी कि उसके बॉडीगार्ड उसे जबरदस्ती वहां से रिट्रीट करने के लिए खींच रहे थे। वो बस दिल ही दिल में रोकर अपने पापा पापा के लिए दुआ कर सकता था। पापा, प्लीज प्लीज, इस जंग में जल्दी इस जंग को खत्म करो और अपने लोगों को बचाओ। गैरिसन हेड को खत्म करने के बाद मॉर्निंग स्टार मैगोस का लीडर प्लाजा में भाग रहे आम लोगों और नेताओं को देखकर अपना सर झटकते हैं। वो अपने साथियों से कहते हैं, इन कीड़े मकोड़ों पर ध्यान मत दो, फायर एलिमेंट को इनका शिकार करने दो। हमारा मेन टारगेट स्कारलेट आई का रेजिडेंट है। तभी डिवाइन फ्लेम साम्राज्य का दूत साका उस मैगोस के पास उड़ते हुए आता है। उसका चेहरा भयानक था, पर वो अजीब तरीके से मुस्कुरा कर पूछता है, लगता है इस ऑपरेशन में तुम्हारा कोई अपना पर्सनल फायदा भी है। अगर हमें बताओ तो एक एलाई के तौर पर हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मैगस का लीडर पोटेन एकदम पोलाइटनेस का नाटक करते हुए जवाब देता है, कुछ खास नहीं, बस हमारे कुछ पुराने दुश्मन इस एम्बोरिंग क्लान के बीच छुपे हैं, उन्हीं का काम खत्म करना है। साका हैरान होकर पूछता है, क्या वो भी तुम्हारी तरह दूसरी दुनिया के मैगोस हैं? अब यहाँ ना इस मैगोस की ना हाइपोरेसी मतलब दोगलापन देखो। वो वॉर्डलॉक लेलिन और उसके साथियों को गाली देते हुए कहता है, हाँ, वो ऐसे घिनौने जीव हैं जो सिर्फ ब्लड लाइन पर जीते हैं और ब्लड लाइन के लिए किसी का भी खून बहा सकते हैं। वो सारे एकदम पापों की जड़ हैं। मतलब भाई, तुम खुद पूरे शहर को काट रहे हो और दोष दूसरों पर डाल रहे हो। लेवल 100 की दोगलेबाजी। दोस्तों, यहाँ पर न दूसरी तरफ स्पीकर को जब हालत की गंभीरता समझ आती है, वो अपने गले के पेंडेंट लॉकेट को टच करता है और चिल्लाता है, जल्दी करो बहल, वापस चलो। बोवेंस अपनी पूरी स्टार रैंक ताकत का इस्तेमाल करके स्पीकर को हवा में उड़ा लेता है, क्योंकि उनकी स्पीड किसी सुपरसोनिक जेट से भी तेज थी और 1 मिनट से भी कम समय में वो दोनों रेजिडेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। स्पीकर बेचारा सदमे में था। वो सुबह इतनी हंसी खुशी शुरू हुई थी, वो अब एक खूनी जंग में बदल चुकी थी। महल पहुंचते ही बोवेंस वहां के बचे हुए गार्ड को ऑर्डर देता है, डिफेंस को मैक्स लेवल पर एक्टिवेट करो, युद्ध शुरू हो चुका है। महल के ऊपर एक बड़ा सा सुनहरा गोल्डन शील्ड एक्टिवेट हो जाता है, जो किसी उल्टे कटोरे के मतलब ओवरटर्न बाउल उल्टे कटोरी की तरह पूरे पैलेस को कवर कर लेता है। लेकिन उनका सुकून ज़्यादा देर नहीं टिकता। आसमान में से वो एकदम 7 काले रोब्ड मैगोस वहां पहुंच जाते हैं। उनके हैवी ऑरा से महल के गार्ड का दम घुटने लगता है। मैगस का लीडर बिना वक्त गवाए एक स्पेल कास्ट करता है, डेसास फ्लाइंग पाल्म। आसमान में एक जाइंट हाथ बनता है जिस पर हजारों रुइंस चमक रहे थे और वो सीधे उस गोल्डन सिल पर एकदम पड़ता है। बूम के साथ पूरा महल ऐसे कांप उठता है जैसे कोई भयानक अर्थक्वेक आया हो। शील्ड में क्रैक्स, दरारें आने लगते हैं। स्पीकर डर के मारे पीला पड़ जाता है और वो पूछता है, अंकल बोवेंस, क्या हम इन्हें रोक पाएंगे? बोवेंस एक दर्द भरी हंसी हंसता है, वो 7 स्टार रैंक हैं जो वाटर और आइस मैजिक यूज कर रहे हैं। मैं अकेले एक एक से ही नहीं जीत सकता, 7 तो बहुत दूर की बात है। पर तुम डरना मत, मैं अपनी जान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन दोस्तों, असली मज़ा तो अब शुरू होता है। उस बड़े से गोल्डन शील्ड का थोड़ा दूर पर हमारे एमसी लेलिन, ड्यूक गिलबर्ट और ड्यूचेस एमा पहले से ही एकदम छिप कर बैठे थे। एमा लेलिन को देखती है और कहती है, लेलिन, जो मैप तुमने दिखाया था उसके मुताबिक ये शील्ड इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लेलिन शांति से हंसता है और अपने स्लिप से एक गोल्डन जेम स्टोन निकालता है जिसके अंदर एक फिनिक्स की आकृति चमक रही थी। लेलिन कहता है, बिल्कुल सही, ये शील्ड मॉर्निंग स्टार का एक अटैक झेल सकता है, पर इसका एक सेकेंड लेवल भी है जो इसकी ताकत को कई गुना बढ़ा देता है और उसकी चाबी स्पीकर के पास है और अब एक कॉपी मेरे पास भी है।
मतलब लेलिन ने एआई चिप के स्कैन और स्पीकर को साइकोलॉजिकल हिंट दे देकर उस आखिरी ट्रम्प कार्ड की डिटेल पहले ही निकाल ली थी और उसकी एक परफेक्ट डुप्लीकेट कॉपी तैयार कर ली थी। गिलबर्ट की आंखें चमक उठती हैं। वाह वाह लेलिन, तुम तो कमाल के हो। इससे हम बिना किसी के ध्यान में आए अंदर घुस सकते हैं। इसी बीच जंग के खूनी माहौल की वजह से गिलबर्ट और एमा के अंदर की किमियन सरपेंट ब्लड लाइन बेकाबू होने लगती है। उनकी आंखें लाल होने लगती है, लेकिन लेलिन अचानक एक कोल्ड वॉइस में बोलता है और उसकी आवाज़ की अजीब ताकत से दोनों का गुस्सा शांत हो जाता है। एरा जो एमा है ना, हैरान होकर कहती है, तुम पर तुम्हारी ब्लड लाइन का असर कितना कम होता है और तुमने हमें भी कंट्रोल कर लिया। गिलबर्ट खुश होकर कहता है, मैगस हिस्ट्री में तुम जैसा प्योर ब्लड लाइन वॉरलॉक कोई नहीं हुआ। शायद हमारी ब्लड लाइन का साइकिल्स को तोड़ने में तुम उम्मीद बन सकते हो। लेलिन बस एक फेक स्माइल देता है, क्योंकि वो जानता था कि वो अपनी बेहद स्ट्रॉन्ग विल पावर और एआई चिप की वजह से इस शैतानी गुस्से को दबा रहा है। तभी लेलिन के हाथ में दो जो डुप्लीकेट जेम स्टोन था वो चमकने लगता है। स्पीकर ने अंदर से सेकेंड लेयर एक्टिवेट कर दी थी। लेलिन तुरंत स्पेल पड़ता है और उन तीनों के चारों तरफ एक गोल्डन लेयर बन जाती है, जिससे वो बिना किसी अलर्ट के उस भेद मतलब बड़े से उस शील्ड को पार कर कर निकल जाते हैं। बाहर वो शील्ड इतना हैवी और ब्राइट हो जाता है कि सारे मैगस के अटैक ब्लॉक होने लगते हैं। अंदर घुसते ही लेलिन महल के रास्तों पर ऐसे चलता है जैसे वो वहाँ का पुराना मालिक हो, लेकिन तभी उन्हें कुछ अजीब महसूस होता है। एमा जमीन को टच करती है और हैरान होकर कहती है, ये एक लाइफ एक्सट्रैक्शन स्पेल फॉर्मेशन है। ये शील्ड किसी एनर्जी पूल से नहीं चल रहा है, बल्कि ये जमीन के नीचे से किसी बहुत बड़े लिविंग क्रिएचर की लाइफ फोर्स और सोल फोर्स, जान और आत्मा की ताकत को चूस रहा है। गिलबर्ट का चेहरा उतर जाता है। क्या इसका कनेक्शन उन फेरासोर्स स्टोन से तो नहीं? लेलिन सीरियस होकर हाँ में सर हिलाता है। उसे वहीं पर न वक्त याद आता है कि जब वो लोगी के साथ गुफा में गया था और वहाँ एक बड़ा सा दिल हार्ट धधक रहा था। उस मॉडिफाइड फायर प्लम एनर्जी की वजह से लेलिन के दिल में अचानक एक अजीब सा दर्द और दुख, सैडनेस महसूस होता था। और अंदर बैठा बोवेंस और स्कीगर भी अपने सीने पर हाथ रख लेते हैं। उन्हें भी वही दुख महसूस हो रहा था। स्कीकर रोता हुआ कहता है, पापा ने मुझे सुबह ही ये चाबी दी थी और कहा था कि जब कोई ऐसी दिक्कत आए जो संभालना मुश्किल हो तो महल भागकर इस सेकेंड लेयर को एक्टिवेट कर देना। बोवेंस की आंखों में अजीब इमोशन आते हैं और वो कहता है, अगर लॉर्ड ने ये प्लान बनाया था तो सब ठीक होगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस शील्ड को चलाने के लिए जमीन के नीचे किसी मासूम और बहुत बड़े क्रिएचर की बलि दी जा रही है। जैसे ही ना महल का डिफेंस एक्टिवेट होता है, पूरे टैलेसिस सिटी में एकदम बादल गरजने लगते हैं, जैसे आवाज़ें गूंजती हुए। ये कोई और नहीं बल्कि एटलान यूनियन के पिलर नॉर्थन ड्यूक टूरिन, साउथर्न मिलिट्री कमांडर काइल और ईस्टर्न वेस्टर्न कमांडर थे। ये सब के सब स्टार रैंक एक्सपर्ट थे जो अपनी आर्मीज के साथ शहर को बचाने पहुंच गए थे। नॉर्थन ड्यूक पूरे शहर में कर्फ्यू लगा देते हैं। कोई भी घर से बाहर नहीं निकलेगा। जो बाहर मिलेगा उसे जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। शहर के चारों तरफ एक फियरी रेड आइसोलेशन लेयर बना दी जाती है ताकि दुश्मन भाग ना सके। ये देखकर स्कीकर की जान में जान आती है। उसका चेहरा, उसका चाचा और बाकी कमांडर मदद के लिए आ चुके हैं, लेकिन असली महायुद्ध तो शहर के बाहर आसमान में चल रहा था। वहाँ एक तरफ था आसमान जितना ऊंचा लावा जाइंट डिवाइन फ्लेम एम्परर आर्चिबाल्ड, और दूसरी तरफ था उतना ही विशाल बर्निंग फिनिक्स स्कारलेट आई। रैंक 5 के इन दोनों महाबलियों की टक्कर से स्पेस टूट रहा था और सिल्वर एनर्जी के तूफान चल रहे थे। आसमान में फिनिक्स की एक भयानक चीख गूंजती है। स्कारलेट आई अपने विशाल और तीखे पंजों से लावा जाइंट के सीने में कवच के पार एकदम परकच्छे उड़ा देते हैं। चारों तरफ लावा और आग की बारिश होने लगती है। स्कारलेट आई चिल्लाता है, आर्चिबाल्ड तुम हार चुके हो। आर्चिबाल्ड अपने जख्मी सीने को पकड़ते हुए हंसता है और बोलता है, हाँ मैं हार गया,
तुम सच में एक जीनियस हो स्कारलेट आई। तुम रैंक 5 के पीक पर पहुंच चुके हो। अगर मैं आज सही डिसीजन ना लेता तो तुम अकेले हमारे डिवाइन फ्लेम एम्पायर के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाते। स्कारलेट आई अभी आर्चिबाल्ड की बात का मतलब समझ ही रहा होता है कि अचानक पूरा आसमान काले बादलों से घिर जाता है। उन बादलों से ऐसे खौफनाक ब्लैक लाइटनिंग काली बिजली एकदम कड़कती है जो सूरज की रोशनी को भी निगल जाती है। उन बिजलियों के बीच में से एक अचानक एक मैगस प्रकट होता है जिसके माथे पर एक चांद का रुइन चमक रहा था। उसके हाथ में काली बिजलियां से बनी हुई एक विशाल भाला थी। वो कोल्ड वॉइस में कहता है गुड बाय और उस लांस को पूरी ताकत से फिनिक्स की तरफ फेंक देता है और वो लांस टाइम और स्पेस की लिमिट को तोड़ती हुई सीधा फिनिक्स के आर पार निकल जाती है। एक आधा एकदम ना वहाँ पर ना पूरे अंधे होने वाली मतलब सफ़ेद रोशनी फैल जाती है। जब रोशनी शांत होती है तो सबको देखते हैं कि स्कारलेट आई का विशाल फिनिक्स शरीर एकदम बुरी तरह जख्मी हो चुका है और उसके आँख के 5 पंख जमीन पर गिरकर एकदम सोलो में बदल रहे हैं। महल में छुपा लेलिन जब उस मैगोस का चेहरा देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। लेलिन शौक होकर बोलता है ये तो जुपिटर लाइटनिंग का जेगना है, ये यहाँ कैसे पहुंच गया। और आपको याद होगा दोस्तों जब लेलिन मैगस वर्ल्ड से इस लावा वर्ल्ड में आ रहा है ना तब इसी जेगना ने उसका रास्ता रोका था जिसे वाइडे ने मुश्किल से संभाला था। ये एक रैंक 5 रेडियंट मून मैगस है। ड्यूक गिलबर्ट परेशान होकर कहते हैं ये असली जेगना नहीं है बल्कि उसका एक क्लोन है। पर एक क्लोन के पास रैंक 5 की एनर्जी कैसे हो सकती है। लेलिन अपना यहाँ पर एकदम दिमाग में सोचते हुए ना समझ जाता है कि ये कोई एंशियंट सीक्रेट टेक्निक है। बस ना ये जानना है कि ना इसने कि इस लावा वर्ल्ड का विल दुनिया की आत्मा को धोखा देकर अंदर एंट्री कैसे मारी। और आसमान में जेगना और लावा जाइंट दोनों मिलकर जख्मी स्कारलेट आई पर एक साथ अटैक शुरू कर देते हैं। ये देखकर नॉर्थन ड्यूक टूरिन और बाकी कमांडर समझ जाते हैं कि उनका लीडर बहुत बड़ी मुसीबत में है। नॉर्थन ड्यूक एक ठंडी आंख भरता है और सीरियस होकर कहता है दोस्तों आज हमारे देश के लिए जान देने का दिन आ गया है। बाकी बुढ़े स्टार रैंक एक्सपर्ट पागलों की तरह हंसने लगते हैं। चलो हम आगे चलते हैं, तुम पीछे से आओ। वो सब अपनी जान की बाजी लगाकर एक सुसाइडल काउंटर अटैक के लिए तैयार हो जाते हैं। दूसरी तरफ जो मैगस उन पर अटैक कर रहे थे वो पीछे हटने लगते हैं क्योंकि वो मैगस कॉन्ट्रैक्ट पर आए कॉरपोरेट मजबूर जैसे थे जो जुपिटर लाइटनिंग के लिए अपनी जान यहाँ पर दान नहीं करना चाहते थे। महल के अंदर से ये नज़ारा देखकर ड्यूचेस एमा मजाक उड़ाते हुए कहती है वाह मॉर्निंग स्टार मैगस तो कैजुअलिटी के डर से पीछे हट रहे हैं। इस जंग में तो मज़ा आने वाला है। जेगना तो गुस्से में खून के आंसू रोएगा लेकिन हमारा सातिर मेन कैरेक्टर लेलिन अपना सर झटकता है नहीं है माँ, जेगना को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिवाइन फ्लेम एम्परर का मकसद एटलाइन के स्टार को मारना है पर जेगना का मेन टारगेट ये लोग हैं है ही नहीं। उसका असली मकसद तो फेरासोर्स स्टोन है जो इस महल के अंदर छिपे हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जेगना अब सीधे इस रेजिडेंट पर मूव करने वाला है। हमें अलर्ट रहना होगा। गिलबर्ट भी लेलिन की बात से एग्री करता है। जंग बिल्कुल लेलिन के कहे मुताबिक आगे बढ़ती है। एम्बर विंग अपनी जान पर खेल जाते हैं और मैगस पीछे हटने लगते हैं जिससे दुश्मन का लीडर साका गुस्से में पागल होने लगता है पर वो कुछ नहीं कर पाता। यहाँ पर ना स्कीकर जो बेचारा बाहर चल रही स्टार रैंक फाइट को देखकर परेशान है। उसे लगता है कि ना उसके पिता स्कारलेट आई और बाकी लोग खतरे में हैं। वो बोवेंस जो उसका अंकल बोवेंस है उससे पूछता है कि क्या सब ठीक है। बोवेंस बड़े ही अजीब तरीके से बोलता है डोंट वरी सब ठीक है। मॉर्निंग स्टार मैगोस बिना किसी फायदे के उंगली नहीं उठाते और तुम लोग तुम एम्बर विंग उन फायर एलिमेंट से बेहतर हो। यहाँ पर ना तुम एम्बर विंग ये सुनते ही स्कीकर का दिमाग थोड़ा घूमता है। बोवेंस ने ऐसा क्यों बोला जैसे वो खुद एम्बर विंग नहीं है।
लेकिन इससे पहले कि स्कीकर कुछ समझ पाता, स्कीकर एक जहरीली ब्लैक स्कॉर्पियन सीधे स्कीकर के गले पर एकदम डंक मार देती है। 8th लेवल फायर प्लम की डिफेंसिव पावर भी यहाँ पर एकदम कागज की तरह टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और स्कीकर बेचारा वहीं ढेर हो जाता है। बाकी के मिलिट्री ऑफिशियल ये देखकर पागल हो जाते हैं, एकदम यहाँ पर क्या बवाल हो गया है। ऑफिसर बावन ने लॉर्ड स्कीकर पर अटैक कर दिया, लेकिन बावेंस उन्हें एकदम डरा देता है ये कहकर कि स्कीकर एक स्पाई था। वो फटाफट स्कीकर के गले से फिनिक्स की निकाल लेता है और जो भी उस पर सवाल उठाता है उसे अपनी लेवल 5 यानी लेवल 10 फायर फ्लेम से वहीं राख बना देता है। बात ख़त्म, नो आर्ग्यूमेंट। अब पर्दे के पीछे से ये सब कौन देख रहा था भाई? ऑफ कोर्स हमारा हीरो लेलिन और उसके साथ ड्यूक गिलबर्ट और ड्यूचेजेमा। गिलबर्ट को समझ आ जाता है कि लोकी तो बस एक बेट चारा था, असली जुपिटर लाइटनिंग का स्पाई तो ये बोवेंसी है। लेकिन लेलिन का दिमाग अलग चल रहा है, उसे ये जानने में इंटरेस्ट है कि बोवेंस ने फायर फ्लम को लेवल 10 तक कैसे पहुंचाया बिना उनके नेटिव ब्लड लाइन के। कुछ तो झोल है भाई। एमा पूछती है अब क्या करें? लेलिन मुस्कुराता है और बोलता है कि हम बस उसे फॉलो कर लेंगे, उसे सारे ट्रैप्स और बैरियर को झेलने दो। हम पीछे से जाकर सारा माल फिरासोर्स स्टोन साफ कर देंगे। अल्टीमेट फ्री लोडिंग लेवल एक्सपर्ट। ब्राउन्स बिल्कुल उस जगह जाता है जहां लोकी ने गाया डेक्स चलाया था। वो वहां के एक स्पेशलाइज्ड राउंड प्लेट से रास्ता खोलता है और ज़मीन पर फट जाता है। यहाँ पर जिसे ना एक गहरा खुफिया ना यहाँ पर ज़मीन फट जाती है और एक गहरा खुफिया टनल निकलता है। लेलिन और ड्यूक्स दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ते हैं। टनल के आखिरी में एक शानदार अंडरग्राउंड चेम्बर है जहां स्कारलेट आई का लगाया हुआ बैरियर था। चेम्बर में पहुंचकर स्कीकर को होश आता है और जब वो देखता है कि ना उसे उसके प्यारे अंकल बोवेंस ने धोखा दिया है तो उसका दिल टूट जाता है। लेकिन तभी बोवेंस अपनी रियल फॉर्म में आता है। बोवेंस का शरीर बदल जाता है, रेड फेदर गायब हो जाते हैं और एक मॉर्निंग स्टार लेवल का ऑरा बाहर आता है। वो कहता है मैं बोवेंस हूँ, पर बोवेंस मैं नहीं हूँ। बेसिकली उसने असली बोवेंस को बहुत पहले मार कर उसकी जगह ले ली थी और वो स्कीकर को यहाँ इसलिए लाया क्योंकि इस बैरियर को तोड़ने के लिए स्कारलेट आई का ब्लड ऑरा की ज़रूरत थी। स्कीकर अब हार मान चुका है और अपनी आंखें बंद कर लेता है अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए। लेकिन तभी एक जाना पहचाना वॉइस गूंजता है। आंखें खुलते ही स्कीकर देखता है हमारे प्यारे इंस्ट्रक्टर ले को। बोवेंस के होश उड़ जाते हैं क्योंकि लेलिन ने उसके अटैक को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दिया था। और फिर आता है सबसे बड़ा रिवील। लेलिन का एम्बरविंग रूप धीरे धीरे मेल्ट होता है और बाहर आता है उसका असली रूप। ब्लैक हेयर, कोल्ड आइज और वही पुराना खूंखार ओरोब्रोस क्लैन का किमियोन वॉरलॉक। बोवेंस चिल्लाता है ओरोब्रोस क्लैन का डेविल स्पैन और वही बेचारा स्कीकर। उसके दिमाग पूरी तरह फट चुका है, उसका मेंटल स्टेबिलिटी ख़त्म हो चुका है। वो रोते हुए चिल्लाता है लोकी झूठा, अंकल बोवेंस झूठा, लेवी झूठा, क्या सब ने मुझे उल्लू समझ रखा है? बेचारा स्कीकर। लेकिन हमारे लेलिन को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसने पहले स्कीकर को बचाया था तो उसका उधार चुकता हो गया। अब अगर स्कीकर उसके रास्ते में आ गया तो लेलिन उसे भी नहीं छोड़ेगा। अपनी आइडेंटिटी रिवील करने के बाद बोवेंस बिल्कुल एरोगेंट हो जाता है। वो लेलिन से कहता है अगर मैं इतने सालों तक इस लावा वर्ल्ड में छिपकर अपनी ताकत को ना बढ़ाता तो आज कॉलिंस जुपिटर लाइटनिंग का सबसे बड़ा मॉर्निंग स्टार नहीं होता। अपनी बात ख़त्म करते ही बोवेंस एक नया स्पेल कास्ट करता है जो उसने मैगस सिस्टम और फायर प्लम को कंबाइन करके बनाया था। फायर फिनिक्स स्लाइस। बोवेंस के दोनों हाथों से आग की धार, एकदम धार धार और विशाल तलवारें निकलती हैं और सीधे लेलिन की तरफ लपकती हैं। लेकिन हमारा MC लेलिन लाइक बेटा तुमने गलत बंदे से पंगा ले लिया। लेलिन अपना सर झटकता है और कहता है पिटी, बहुत ही तरस आता है मुझे तुम पर। तरस इस बात का कि
तुम मुझसे टकरा गए। लेलिन बस एक चुटकी बजाता है और कास्ट करता है ब्लड लाइन शील्ड। आसमान में बड़े बड़े लाल रंग के शील्ड बन जाते हैं जिन पर विशाल किमियोन सरपेंट बने हुए थे। बोवेंस के सारे फायर ब्लेड्स उन शील्ड से टकराकर ऐसे टूट जाते हैं जैसे कोई कांच की खिलौना हो। इसके बाद लेलिन अपने हाथों में डार्क रेड फायर बॉल बनाता है और बोवेंस के सारे डिफेंस को चीरते हुए सीधे उसकी गर्दन पकड़ लेता है। इसी बीच लेलिन का एआई चिप बोवेंस के एनर्जी पाथवे को स्कैन करके उसके फायर प्लम डाटा को अपने डाटाबेस में ऐड कर लेता है ताकि लेलिन को अपना फ्यूजन प्रोसेस और ज़्यादा परफेक्ट हो सके। एकदम गार्डन यहाँ पर उसको न पकड़ने के बाद बोवेंस के अंदर का सारा हीरोइज्म हवा में उड़ जाता है। एक सेकंड पहले जो एकदम यहाँ पर खान बन रहा था ना, वो अचानक गिड़गिड़ाने लगता है। मुझे छोड़ दो लॉर्ड जेगना, तुम्हें मेरे बदले बहुत बड़ा रैंसम फिरौती देंगे या फिर हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं। जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट जुपिटर लाइटिंग से ख़त्म होगा मैं ओरोब्रोस क्लान को ज्वाइन कर लूँगा। मॉर्निंग स्टार मैगोस की इंटीग्रिटी देख रहे हो? जान बचाने के लिए अपनी ही एकेडमी को धोखा देने के लिए एक सेकंड में तैयार हो गया। तभी डार्कनेस से ड्यूचेस एमा और ड्यूक गिलबर्ट बाहर आते हैं। एमा बिल्कुल ठंडी आवाज़ में बोलती है, इससे अच्छा है कि हम इसे यहीं मार दें। रेगुलर कॉन्ट्रैक्ट तो ये तोड़ सकता है और हमारे पास कोई बड़ा रेस्ट्रिक्शन फॉर्मेशन बनाने का टाइम नहीं है। ये सुनते ही बोवेंस के परखच्चे एकदम उड़ जाते हैं। वो गिड़गिड़ाता है, नहीं नहीं, मेरे पास एक क्रिस्टल कॉन्ट्रैक्ट है जिसे ब्रेकिंग डाउन मोनार्क ने वो भी नहीं तोड़ सकते। मैं तुम्हें सारी अंदर की बातें बताऊंगा, बस मुझे जाने दो, मत मारो मत मारो। गिलबर्ट एकदम यहाँ पर ना गिड़गिड़ा रहा था। वो मतलब जो गिड़गिड़ाते हुए देख रहा था ना, तो बहुत हंस रहा था वो, और उनका ये सौदा तय हो जाता है। लेलिन समझ जाता है कि बोवेंस जैसे लोग सिर्फ ताकत के आगे झुकते हैं। एक बार उनका घमंड तोड़ दो तो ये कुत्ते की तरह पूंछ हिलाने लगते हैं। अब लेलिन की नज़र जाती है बेचारे सीकर पर, जो वहाँ चुपचाप खड़ा था और भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। वो बेचारा अब जीने की उम्मीद खो चुका है। बोवेंस तुरंत एक यहाँ पर ना चमचा बनते हुए बोलता है, लॉर्ड, इस बैरियर को खोलने के लिए स्कारलेट आई की ब्लड लाइन की ज़रूरत है। हम इस कीकर की बलि सेक्रीफाइस देकर उसके ब्लड ओरा को यूज कर सकते हैं। लेकिन लेलिन के अपने प्रिंसिपल हैं। वो इस कीकर को बिना वजह मारना नहीं चाहता था क्योंकि बेचारे ने पहले उसके मदद की थी। लेलिन अपना सर हिलाता है और कहता है, बलि देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास अपने नुस्खे हैं। यहाँ पर अपना तरीका है। लेलिन इसकी करके गले पर एक छोटा सा स्क्रैच मारता है और उसके खून की कुछ बूंदें हवा में फ्लोटिंग छोड़ देता है। वो कास्ट करता है ब्लड लाइन ट्रेस, द एंशियंट रिचुअल, रूइनिक इंचैंटेशन। पड़ते ही स्पीकर का खून उबलने लगता है और हवा में स्कारलेट आई का एक पैंथम बन जाता है, द ओपनिंग। लेलिन उस पैंथम ओरा को अपने हाथों की डार्क इन्फ्यूज्ड लेवल 10 फायर प्लम्प एनर्जी के साथ कंबाइन करता है और उस बैरियर पर टच करता है। वो विशाल डिफेंसिव प्लेयर धीरे धीरे मेल्ट होने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, मज़ा तो अब आने वाला है। जैसे ही बैरियर पिघल जाता है, अचानक उसमें से स्कारलेट आई की गुस्से से भरी आवाज़ गूंजती है, रोबर डाई। और उनके सामने एक भयानक ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है जिसमें स्कारलेट आई का एक फुल पावर अटैक, एकदम हिडन अटैक उनकी तरफ न बढ़ने लगता है। इसी वक्त लावा वर्ल्ड के बाउंड्री पर चल रही महाजंग में रियल स्कारलेट आई को अचानक महसूस होता है कि उसके बेसमेंट का बैरियर किसी ने तोड़ दिया है। वो गुस्से में चिल्लाता है, कमीने चोर, उन्होंने मेरे महल में डाका डाल दिया। जेगना ये देखकर मजाक उड़ाता है, क्या हुआ स्कारलेट आई, घर में चोरी हो गई क्या? और उस पर ब्लैक नाइटिंग बरसता है। अब स्कारलेट आई पूरी तरह पागल हो चुका था। अपने बेटे और अपने खजाने को खतरे में देखकर वो एक ऐसा फैसला लेता है जो सबको हैरान कर देता है। वो अपनी लाइफ फोर्स, अपनी ज़िंदगी की एनर्जी को बर्न करने शुरू कर देता है। पूरा स्पेस में एक ऐसी आग लगती है जो स्पेस को ही जलाकर राख करने लगती है। स्कारलेट आई यहाँ पर चिल्लाता है, फ्लेमिंग अनडेथ अविस। ये एक फॉरबिडेंट आर्केन आर्ट था जो अपनी जान की कुर्बानी देकर चलाया जाता है। एक विशाल
मौत का परिंदा बनता है और वो जेगना और आर्चिबाल्ड को दोनों को अपने अंदर निगल लेता है। एक ऐसा भयानक ब्लास्ट होता है जो पूरे वर्ल्ड बाउंड्री पर एक जबरदस्त एकदम काला निशान स्कार छोड़ जाता है। आसमान में एक आग का तूफान ढलता है और स्कारलेट आई का विशाल रूप वापस प्रकट होता है, लेकिन इस बार उसका फेस गुस्से में लाल है और उसकी एनर्जी बहुत अनस्टेबल है। वो बिना रुके स्पेस में एक रास्ता बनाता है और सीधे लावा वर्ल्ड के अंदर भागता है अपने महल के बचाने के लिए। कुछ ही सेकंड बाद उस जले हुए स्पेस से काली बिजली और पिघलते चट्टानों से बाहर गिरते हैं जेगना और आर्चिबाल्ड। डिवाइन एम्परर के एकदम रोते बिलखते चेहरे सामने आते हैं। डिवाइन फ्लेम एम्परर आर्चिबाल्ड अब पहले जैसा विशालकाय लावा जाइंट नहीं रहा था। उसका शरीर इतना छोटा हो चुका था कि उसे पॉकेट साइज्ड बोला जा सकता था। लेकिन सबसे पीटी हाल जेगना का था। उसके पूरे शरीर पर 3rd डिग्री बन के जख्मी थे और उसकी आधी से ज़्यादा बाल जलकर साफ हो चुके थे। जेगना दुख से हंसते हुए कहता है, योर हाइनेस, मैं इस हालात में अगला राउंड नहीं लड़ पाऊंगा। दोनों डिसाइड करते हैं कि पीछा छोड़ देते हैं क्योंकि स्कारलेट आई को इस सुसाइडल अटैक से जख्मों से ठीक होने में कम से कम 1 सदी 100 साल लग जाएंगे। तभी अचानक जेगना का दिमाग घूमता है, उसका फेस बदल जाता है। डैम इट बॉन्स, और उसकी बाकी सब के सब एकदम कचरा निकले। मतलब वो पागल हो चुका है। उसे पता चल चुका है कि बोवेंस ने उसको धोखा दे दिया है। उसे समझ आ जाता है कि उसके प्लान की एकदम बैंड यहाँ पर बच चुकी है। वो सीधे काली बिजली बनकर महल के तरफ भाग जाता है और आर्चिबाल्ड भी उसके पीछे पीछे हो जाता है। इधर जमीन के नीचे हमारा सातिर लेलिन एकदम सामने एक बड़ा एकदम कांड हो चुका है। स्कारलेट आई का लगाया हुआ बैरियर असल में एक हाईली एडवांस्ड काउंटर अटैक ट्रैप था। जैसे ही लेलिन ने उसे बाईपास करने की कोशिश की, स्कारलेट आई की एक गुस्सेली पैंथम अचानक प्रकट होती है और चिल्लाती है, थिप्स, चोर, साले कुत्तों, डाई। ये एक रैंक 5 रेडिएंट मून लेवल का टारगेट लॉक अटैक था। अगर ये डायरेक्ट किसी मॉर्निंग स्टार को लगता तो वो यहीं पर ढेर हो जाता। सबसे पहले ये पैंथम अटैक झपट मारता है एकदम गद्दार बोवेंस पर। बोवेंस अपनी लेवल 10 फायर प्लम्ब एनर्जी से खुद को बचाने की कोशिश करता है, पर रैंक 5 के दबाव के आगे उसकी आग पानी बन जाती है। एक दर्दनाक चीख के साथ बोवेंस वहीं पर जिंदा जलकर राख हो जाता है और उसका मॉर्निंग स्टार पॉइंट मास हवा में फ्लोट होकर एस्ट्रल प्लेन में चला जाता है। गेम ओवर बाउंस का। अब इस पैंथम का अगला टारगेट था हमारा हीरो लेलिन। लेलिन के पूरे जिस्म में गूसबम्प आ जाते हैं। वो सोचता है, क्या मुझे कीमियन सरपेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना पड़ेगा? नहीं, अगर मैंने ऐसा किया तो ये पूरा अंडरग्राउंड रूम कोलैप्स हो जाएगा। तभी उसके दिमाग में एक स्वीट साउंड गूंजती है, बीप, सिमुलेशन ऑफ फायर प्लम्प एट हेटिप 100%, मिशन कंप्लीट। ये बावंस की लेवल 10 फायर प्लम्प पाथवे को स्कैन करने के बाद लेलिन का एआई चिप ने उस आखिरी 0.1 गैप को फिल कर दिया था। लेलिन अब लेवल 10 फायर प्लम्प उसके मॉर्निंग स्टार पॉइंट मास के साथ परफेक्ट फ्यूज हो जाता है। जैसे ही फ्यूजन होता है, लेलिन की बॉडी से नॉर्मल लाल आग की जगह हाईली डिस्ट्रक्टिव डेविलिश ब्लैक फ्लेम काली आग निकलने लगती है। वो अपने दोनों हाथ खोलता है और चिल्लाता है, मॉडिफाइड एब्जर्व 10th लेवल ऑफ फायर प्लम सोरिंग डेमोनिक फिनिक्स। एक बेहद सुरीली पर खौफनाक काले फिनिक्स की चीख गूंजती है। लेलिन के ये डार्क फिनिक्स सीधा स्कारलेट आई के रेड पैंथम में एकदम फिनिक्स से टकराता है। यहाँ होता है असली मैजिक। वो काली आग नॉर्मल आग को जलाने लगती है। लेलिन का मॉडिफाइड डार्क फायर प्लम्ब दुश्मन की आग को ही अपना फ्यूल बना लेता है और उसे पूरी तरह एब्जॉर्ब करके और बड़ा हो जाता है। एक ही झटके में रैंक 5 का पैंथम गायब। ड्यूक, गिलबर्ट और एमा फटी आंखों से देखते हैं, देखते ही देखते रह जाते हैं। गिलबर्ट हकलाते हुए बोलता है, लेलिन, क्या तुम रैंक 5 में ब्रेक थ्रू कर गए? लेलिन हंसते हुए कहता है, नहीं नहीं नहीं, ये बस मेरी मॉडिफाइड फायर प्लम का नज़ारा है। ये काली आग नॉर्मल फायर प्लम के लिए मौत का फरिश्ता है।
अब एकदम ना रास्ते का सारा कचरा साफ हो चुका था। लेलिन अपनी ब्लैक फ्लेम से उस बैरियर को जलाता नहीं बल्कि उसे कोरोड देता है और रास्ता बनाता है। तीनों अंदर घुसते ही तो यहाँ पर देखते हैं कि ना एक बेहद कॉम्प्लेक्स स्पेल फॉर्मेशन जिसमें स्पाशियल बाइंडिंग सेक्रिफिशियल और लाइफ एब्जॉर्बेशन रूइंस बने हुए थे। इसके सेंटर में एक बेहद कमजोर लाल रोशनी टिमटिमा रही थी, मतलब फ्लिकर कर रही थी। लेलिन बॉविंस से एकदम छीनी हुई ब्लैक कॉपर की को निकालता है और उसे हवा में एकदम छोड़ देता है। की घूमती है और पूरे रूम में क्लिक क्लिक की आवाज़ आने लगती है। एक एक करके सारे रूइंस लॉक टूटते हैं और जमीन में से एक विशाल केज ऊपर आता है रंबल के साथ। पूरे रूम में एक बेहद चमकीली लाल रोशनी फैलती है और उस केज के खुलने पर अंदर दिखता है एक बेहद पुराना, प्यारा और पावरफुल स्कारलेट एग। स्कारलेट एग भाई, ओ ये एग ना कोई आम एग नहीं बल्कि इसकी एनर्जी इंड्यूलेशन बिल्कुल फिरासोर्स स्टोन से जैसी है। क्या ये स्कारलेट एग का असली बच्चा है? चलो छोड़ो, जाने दो, देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।